कल हमने स्टार्ट किया था लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, ठीक है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि वेट्स, मेजर्स, स्टैंडर्ड्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कहाँ कवर होते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बताता है बेसिकली जो आपके वेट्स है और मेजर्स है, जो किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। अगर वो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है तो आप पे पेनाल्टी चार्ज होगी। तो बेसिकली जो वेट्स और मेजर्स में डील करते हैं, जो भी पर्सन वेट्स और मेजर्स में डील करते हैं, मतलब जो ये वेइंग मशीन्स और ये केल्विन ये सब बेचने का काम करते हैं या कोई इसका प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो सब कहाँ कवर होते हैं? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। अब मैं जिससे पूछूंगी उसको आंसर देना है, ठीक है? क्वेश्चन बता रही हूँ। सबसे पहले आयुष बताएगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की डेफिनेशन में क्या मेंशन्ड है। तीन तीन पॉइंट्स मैंने याद करने बोले थे। हाँ, क्यों? ठीक है जल्दी बताओ। हाँ, तो किस चीज के मेजरमेंट्स? एक क्या बोला इसने? यूनिट्स बोला ना? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेजरमेंट्स और मेजरिंग, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब कंसर्न होते हैं किसके? स्टैट्यूटरी, टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट्स के, विच हैव अल्टीमेट ऑब्जेक्ट टू अश्योर कि पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक को गारंटी मिले कि जो भी चीज की वो क्वांटिटी ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है और एक्यूरेट है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप दाल लेने जा रहे हो तो आप सामने वाले को बोल रहे हो कि इसको नाप के दो कि मुझे 1 किलो चाहिए, तो वो जिस चीज से नापेगा, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से वो चीज नापेगा, वो एकदम अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट क्वांटिटी आपको बताए, वो प्रोडक्ट कहाँ कवर होता है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। फिर हमने देखा था OIML यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसके मैंने पॉइंटर्स लिखवाए थे, जल्दी पढ़ो। जिया कल नहीं आई थी। स्नेहा 2 पॉइंट्स बताना OIML के। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। मतलब वेट्स और मेजर्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स बताती है। और वर्ल्ड वाइड क्या? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट इसके मेंबर्स हैं और इसमें कवर होता है कि ये पार्टिसिपेट करते हैं सारे मेंबर्स टेक्निकल एक्टिविटी में, क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी क्या क्या कवर करता है? साइंटिफिक, टेक्निकल और इंडस्ट्रियल, 3 टाइप की चीजें लीगल मेट्रोलॉजी कवर करता है। तो इसके मेंबर्स को ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है, टेक्निकल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल। तो लीगल मेट्रोलॉजी में सब लोग एक कम्युनिटी बना रखी है टू गिव कि वेट्स और मेजर्स के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, किस फॉर्म में रहेंगे, वो कुछ टाइप की गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर रजिस्टर होना है, पर हमारा कंट्री भी इसके अंदर मेंबर है। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1955 में ये स्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। इसका मेन मुद्दा ये है कि हम प्रमोट करें प्रोसीजर्स को जो ग्लोबली सबको ही फॉलो करेंगे, प्रोसीजर्स फॉर वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो ये उनको प्रमोट करें कि ग्लोबली सबको एक ही चीज को 1 किलो मानो, या सब कोई मिल्क को लीटर में ही नाप तोल करो, ठीक है। जो चीज किलो के भाव में मिलती है पूरे कंट्री में और अदर कंट्रीज में भी वो चीज किलो में मिले। उसके बाद है OIML has developed a worldwide technical structure that provides its members a metrological guidelines in elaboration, national, regional concerning the basically वो manufacturing of weights and measures के लिए guidelines provide करते हैं, ठीक है। अब
OIML के लिए लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रोसीजर। मतलब ये वाली इंटरनेशनल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, लीगल मेट्रोलॉजी को बोलती है कि इसमें इंटायरली लॉ कवर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इसको एडमिन करता है तो कोई अथॉरिटी कवर होती है, और इसमें टेक्निकल प्रोसीजर्स कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टैब्लिश बाय और रेफरेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इम्प्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई टू इंश्योर द लीगल रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। बेसिकली उसके बाद उनका मेन है कि लीगल मेट्रोलॉजी हम लेके आए टू इंश्योर कि लोगों को गुड क्वालिटी, अप्रोप्रिएट वेट्स एंड मेजर्स और एक्यूरेट प्रोडक्ट मिले, कि ये चीज इतने मेजर करोगे तो सही आएगा। अगर आप पेंट का डब्बा यूज करोगे तो वो नॉन स्टैंडर्ड वेट है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है कि पेंट का डब्बा भी 1 लीटर तो बता रहा है ना। या कोई जार के हिसाब से आप बोल रहे हो कि इस जार में अगर आप ऑयल लोगे या पेट्रोल लोगे तो ये उतना ही लीटर बताएगा, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप जो उसको हम बोलते हैं आयरन, कैसल आयरन कुछ कहते हैं जो बाट होता है, ठीक है, उसको हम कैरेट आयरन कहते हैं, हाँ। तो अगर उसको आप अगर किसी स्टोन से मेजर करने की कोशिश करोगे तो हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताया है उसको बनाने का भी प्रोसीजर अगर हम अप्रूव करते तो ही आप उस चीज को आगे चलाओगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये हो गया, OIML सबको समझ आ गया, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ट्रीटी है, ठीक है। अब ये एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अगर आप इसके अंदर जाके अपने प्रोसीजर्स या अपने वेट्स एंड मेजर्स को जाके चेक कराते हो, मतलब बेसिकली टेस्ट कराते हो, वो इस चीज को सर्टिफाई करते हैं कि ठीक है आपके वेट्स एंड मेजर्स परफेक्ट है, तो उसका सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग यूनिट्स क्या बोलता है? OIML system for measuring instrument was introduced in 1991 to facilitate administrative procedure and lower cost associated with international trade of measuring instruments subject to legal requirement। ये सिस्टम हम लेके आए थे ताकि आपको वेट्स एंड मेजर्स एक लोअर कॉस्ट में मिल सके, ठीक है। तो अगर आप इंडिया में डील कर रहे हो या इंडिया से बाहर इंटरनेशनली डील कर रहे हो, मतलब आप ट्रेड कर रहे हो और आप हर चीज ट्रेड क्वांटिटी में ही दोगे, हर प्रोडक्ट के पीछे क्वांटिटी लिखी होती है कितने ग्राम्स का है, इवन इंग्रेडिएंट्स की भी क्वांटिटी लिखी होती है। तो अगर आप उसमें क्वांटिटी या किसी भी प्रोडक्ट का पूरी डिटेल्स आप दे रहे हो तो आपको जो भी चीज है आप एक प्रोसीजर फॉलो करो, और हम चाहते हैं कि आपका वेट्स और मेजर्स एक लोअर कॉस्ट में कवर हो जाए, ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटी फॉर अ मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे कौन से मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है? जो वेट्स एंड मेजर्स की बात होती है, उसी के प्रोसीजर, उसी की लोअर कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। System possible for a manufacturer to obtain OIML certificate and test report indicating that the given instrument type या pattern compliance with the requirement of relevant in OIML international recommendation। मतलब कि आपने अगर जैसे आपने अगर ये बनाए हैं, ये क्या है? मेजरिंग कप्स, ठीक है। अब मेजरिंग कप्स इसी शेप के होने चाहिए ना, ठीक है, उसको आप बॉटल के शेप में तो नहीं बना सकते ना। तो ये जो पैटर्न है आपका, ये जो पैटर्न है और इस चीज का प्रोडक्शन टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से परफेक्ट है और स्टैंडर्ड्स को कवर कर रहा है कि अगर आपने इसका जार का जो कप साइज है आपका, वो अगर आपने बता दिया है कि हाँ ये 1 इतना कवर करेगा, 1 kg, ½ kg, 1/2 और ऐसे आता है ना 1.2, तो अगर आपने वो बताया है और हमने टेस्ट किया कि हाँ ये सही चीज बता रहा है, क्योंकि इसका पैटर्न भी हम कप के हिसाब से ऐसे ही बोलेंगे, भले आपने साइड में हैंडल दिया है पर वो कप चीज कवर कर रही है, तो हम टेस्ट में इसको अप्रूव कर देंगे। तो ये सिस्टम जो है सर्टिफिकेट सिस्टम, ये आपको प्रोवाइड करता है कि आपके जो प्रोसीजर है टू फॉलो फॉर अ मैन्युफैक्चर टू फॉलो द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, और उसमें आपने जो जो चीजें जो भी टाइप बनाया, जो उसका पैटर्न यूज किया, वो एकदम परफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है। उसके बाद सर्टिफिकेट्स आर डिलीवर्ड बाय OIML मेंबर स्टेट दैट हैव एस्टैब्लिश्ड वन और सेवरल इशूइंग अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बाय मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर है, अब वो अप्लाई करेगा OIML में, ठीक है, कि ये मैंने अप्लाई किया, ये मेरा प्रोडक्शन है, ये मेरी पूरी रिपोर्ट है कि मैंने ये इस तरीके से बनाया, ये मेरा टाइप है। अब जो उसमें मेंबर स्टेट्स हमने देखा, कंट्रीज के मेंबर स्टेट सारे हैं, उसमें से कोई एक इशूइंग अथॉरिटी बना रखी है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसको आफ्टर चेकिंग कि उसकी एप्लीकेशन सही है, उसका प्रोडक्ट सही है, उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे। बस इतनी चीज है, ठीक है। और फिर चेकिंग के लिए भेजते हो, फिर अगर उससे रिलेटेड बाकी लोग प्रोडक्ट बनाने
ऐसा नहीं है, देखो ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। लीगल मेट्रोलॉजी में क्या होता है, अभी तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो डिफाइंड है ऑलरेडी कि अगर आपको सब्जी तोलनी है तो ऊपर नीचे वाले में ही तोलोगे, या फिर वो मशीन आती है जिसमें आजकल वो ठेले वाले वो मशीन भी रख के घूम रहे हैं, तो ये चीजें डिफाइंड है कि ये चीज इसके थ्रू मेजर होगी। अगर आपको केक बनाना है तो मेजरिंग कप्स के थ्रू होगी। आप घर की कटोरी या घर का मग यूज करते हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड वेट है। अगर कोई आपको बोल दे कि घर की कटोरी से आप केक बनाने लग जाओ, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ये एक किलो का मेजरमेंट है, तो वो नॉन स्टैंडर्ड वेट है। मैंने एक मेजरिंग कप किसी पर्सन ने मैन्युफैक्चर किया हुआ था, नया मॉडल लेके आया था वो, तब मैंने वो चीज OIML के थ्रू सर्टिफाइड करा दी थी। ये बाय चॉइस है, ये जरूरी नहीं है कि आपको इससे सर्टिफिकेशन लेना ही है। अगर आपकी कंट्री OIML में एक मेंबर स्टेट है तो आपने अगर कोई नया मॉडल बनाया है तो आप इसमें जाके सर्टिफाइड करा सकते हो। जस्ट एक लोगो लग जाएगा आपके, उसमें लोगों के पास एक लग जाएगा कि आप सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स यूज कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसके थ्रू सर्टिफिकेशन लेना है, बस प्रोविजंस ऑफ लॉ भी आप फॉलो करते हो कि भाई प्रोविजंस में लिखा है ये चीज स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट में कवर होती है तो भी चलता है। दिस इज अ फॉर्म कि अगर आपकी कंट्री इसमें मेंबर है, आप चाहते हो कि आपका मार्केटिंग अच्छा हो फॉर वेट्स एंड मेजर्स, तो आप सर्टिफाई करा लो। आप सर्टिफाई कराओगे तो हर कोई आपसे खरीदेगा, ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी से सर्टिफाइड है तो हम ये खरीदते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं लिखा है कहीं पे भी दैट यू हैव टू गो एंड सर्टिफाई। यहाँ पे किसी कंट्री के लिए मैंडेटरी नहीं कि आपको इस OIML सिस्टम का पार्ट बनना ही है। आप चाहो तो बन सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बन सकते, चाहो तो सर्टिफाई करा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं। बस आप कराओगे तो आपको बेनिफिट्स है कि आप एक बॉडी के उसके अंडर कवर्ड होते हो, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को इसका समझ नहीं आ रहा ना, तो आगे हम इसमें आएगा कि मॉडल बनाता है कि सिर्फ यूं ही जो प्रोडक्ट है उसको कॉपी, अगर दूध बेचने का प्रोडक्ट है ये वाला, ये ठीक है, कोई पर्सन इसको बनाता है आज की डेट में, तो ये तो ऑलरेडी पता है कि ये इसी चीज में बनता है, तो उसको हर जगह जाके अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ एक आगे हम देखेंगे कि कहीं एक सर्टिफिकेट लगता है, वो उसने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया तो भी चलता है। आपको इसके लिए इंटरनेशनल बॉडी जाने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो, नया प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या मेजर करवाना था हम लोगों को, हवा का मेजरमेंट। अगर जी सर्कल, शुगर नहीं, अगर कोई भी प्रोडक्ट को मेजरिंग करने के लिए मैंने समझो ऐसा बोल टाइप बनाया है, ठीक है, कि अगर आपने इसमें दाल या चावल पोर की तो ये आपको 1 किलो एग्जैक्ट बता देगा, अगर इसके हाफ तक गई तो ये हाफ केजी बता देगा, ठीक है। ये मैंने नया मॉडल बनाया है टू चेक, ठीक है। अब इसको मैं अपनी गवर्नमेंट के, अपनी इंडिया की गवर्नमेंट से जाके अप्रूवल ले लूं कि ये नया मॉडल बनाया, बताओ मार्केट में ला सकता हूँ कि नहीं, ये टाइप पैटर्न आप देख लो। उसने अप्रूव कर दिया, उसके अप्रूव करने के बाद अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं OIML से भी जाके सर्टिफाई करा लूं, तो मैं वहां भी टेस्ट के लिए अपना मॉडल भेज दूंगी, भाई मेरी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, आप ये चेक कर लो, आप मुझे एक सर्टिफिकेट आप भी मुझे दे दो, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है OIML के पास जाने का, जरूरी नहीं कि मुझे वहां जाना ही है। इट्स जस्ट दैट उनके स्टैंडर्ड्स और मेजर्स इंटरनेशनली कवर होते हैं, उनके प्रोसीजर्स, उनकी गाइडलाइंस इंटरनेशनली कवर होती है। तो अगर मुझे वैसे डील करना है मार्केट में तो मैं जाके OIML से भी सर्टिफिकेशन ले सकती हूँ। फिर से देखना है एक बार। पहला है OIML सर्टिफिकेट क्या करता है, फॉर मेजरिंग यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 1991 में। वो फैसिलिटेट करता है प्रोसीजर्स और लोअर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल ट्रेड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट। तो मेजरिंग यूनिट्स की वो कॉस्ट भी कम कराने की कोशिश करता है और प्रोसीजर्स बट उसको देखता है, वो एडमिनिस्टर करता है कि प्रोसीजर्स आपने फॉलो किए हैं कि नहीं। अब जो भी पर्सन है जो मैन्युफैक्चरर है ऑफ मेजरिंग यूनिट्स, वो अपनी टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा और वहां से सर्टिफिकेशन ले लेगा कि मेरा मेजरिंग स्टैंडर्ड, जो मेरा मेजरिंग यूनिट है या मेथड है मेरा, वो आप देख लो, अप्रूव कर दो। तो वो जो पर्सन बैठा है, जो मेंबर स्टेट है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, वो उसका मैन्युफैक्चर की एप्लीकेशन चेक करेगा और उसको एक सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय OIML आर एक्सेप्टेड नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विसेज ऑन वॉलंटरी बेसिस, ठीक है, ये मर्जी से आप कर सकते हो अपनी।
And as the climate for mutual confidence and recognition test results developed OIML members, the system serves simplify the type approval process for manufacturers and metrology authorities for eliminating costly and duplicate applications and test procedures. कुछ नहीं, OIML बस बोल रहा है कि आप voluntary basis पे मुझसे सर्टिफिकेट ले सकते हो. बेसिकली हमारी जो सिस्टम है वो आपको प्रोसीजर्स बताता है. ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए हम इजी कर देते हैं कॉस्ट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो ऑफ मेजरिंग यूनिट्स, और प्लस हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट नहीं बने इस चीज का, तो इसके लिए आप हमसे सर्टिफिकेट ले लो बस. ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. तो किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार रीड करना है तो रीड कर लो. ठीक है, हाँ. तो नहीं बना सकते तो हम वो सर्टिफिकेट नहीं करेगा. देखो, आपकी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, सपोज आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के पहले आपको अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव कराना ही पड़ेगा. आप ऐसे डायरेक्टली OIML में नहीं भेज सकते. आपकी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया और OIML ने नहीं किया, तो वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी. वो आपका चीज ये नहीं बोलेगी आप इसको मार्केट में चला नहीं सकते, वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी. अब जब आप इंटरनेशनली डील करोगे, किसी को पता होगा OIML का सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो वो चेक करेगा आपके प्रोडक्ट में OIML है नहीं है, तो वो आपसे डील नहीं करेगा. उसको करना होगा तो वो आपसे कर लेगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने तो अप्रूव किया है आपका मॉडल. ठीक है, डन. पॉइंट्स बना लो पहले. कब आया है? 1991 में, टू फैसिलिटेट प्रोसीजर्स एंड लोअर द कॉस्ट वाला. ठीक है. दूसरा है की पॉसिबिलिटी फॉर द मैन्युफैक्चरर्स कि अपना OIML सर्टिफिकेट वो ले सकते हैं एक टेस्ट रिपोर्ट देख के और अपना टाइप अप्रूव करा के. थर्ड, जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको मेंबर स्टेट के थ्रू, इशूइंग अथॉरिटी के थ्रू, आफ्टर चेकिंग योर एप्लीकेशन आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरर जो मेजरिंग यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं. फिर फोर्थ, जो भी सर्टिफिकेट इशूड है वो आपके लिए एक वॉलंटरी बेसिस पे है. ठीक है, ताकि आप नेशनली लीगल में, अगर आप मेट्रोलॉजी सर्विसेज में ट्रेड करते हो, और बेसिकली आप ये इसमें ऐसे लिखा है एज अ क्लाइमेट फॉर म्यूचुअल, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट है, वेरीफाइड है और अप्रूव्ड है. ठीक है, और फिर ये हो गया फोर्थ. ये हो गया फिफ्थ, एज अ क्लाइमेट फॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स डेवलप बिटवीन OIL मेंबर्स. फिर सिक्स, द सिस्टम सर्व सिंप्लीफाई द टाइप and approval process of manufacturers. और seventh, metrology authorities by eliminating costly duplication of application and test procedures. तो 7 पॉइंट्स में इसको कवर कर लो, लिख लेना भले. पहला है 1991 का. दूसरा है कि मैन्युफैक्चरर्स ऑब्टेन कर सकते हैं सर्टिफिकेट. तीसरा है कि मेंबर स्टेट एप्लीकेशन प्रोसेस करके उनको सर्टिफिकेट दे देंगे. चौथा है कि ये वॉलंटरी बेसिस पे होता है. फिफ्थ है कि ये आपका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आपने रिकग्नाइज करा लिया है अपना पूरा मेजरिंग यूनिट. और सिक्स्थ है कि सिस्टम प्रोवाइड करता है कुछ नहीं, सिंप्लीफाई आपका पैटर्न और टाइप को और अप्रूव कर देता है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. फिर सेवेंथ है कि मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज चाहते हैं कि हम कॉस्टली और डुप्लीकेट, मतलब कॉस्ट कम कर दे और डुप्लीकेसी को भी कम कर दे. ठीक है, सबको मतलब समझ आ गया? ठीक है, इसको एज इट इज लिखने के लिए 7 पॉइंट्स में इसको कवर कर लो. चलिए, अब आते हैं डेफिनेशंस. क्या लगता है डीलर क्या होगा? जो सेल करता है. और मैन्युफैक्चर होगा क्या इसमें कोई? जो बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर में कवर होता है, जो डील करता है वो डीलर में कवर होता है. ठीक है, तो डीलर इन रिलेशन ऑफ एनी वेट एंड मेजर मींस अ पर्सन हु कैरीज ऑन डायरेक्टली और अदरवाइज अ बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग सच वेट और मेजर्स. जो बेसिकली सिर्फ खरीद बेच कर रहे हैं वो वेट एंड मेजर्स, वो क्या है? डीलर है. हम आगे बहुत बार डीलर वर्ड पढ़ेंगे इसलिए हम डेफिनेशन देख रहे हैं. ठीक है,
उसके बाद वेदर क्या अब वो चीज डील कर रहे हो आप आज की डेट में, या डेफर्ड पेमेंट यानी डिले इन पेमेंट में, या कमीशन में, या रेम्यूनरेशन मिल रही है आपको, या कोई भी टाइप का वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो कहाँ कवर हो गया आप? डीलर में। इसमें इंक्लूड होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट यानी कोई एक पर्सन है जो वेट्स एंड मेजर्स में डील करता है, ठीक है। अब बीच का एक पर्सन है, एक ये आदमी है, ठीक है, ये वेट्स एंड मेजर्स बेचता है। सपोज, ठीक है, ये ऐसे बेचने का काम करता है। अब इधर पे ये किसको बेचना है इसने? दिल्ली में बेचना है, ठीक है। दिल्ली में बेचने के लिए एक और इसके पास एजेंट है, ठीक है, जो इससे माल लेगा, या इसको बोलेगा आप डायरेक्टली भिजवा दो, मुझे उसका 20% दे दो, ठीक है। तो ये जो बीच का पर्सन है ये खुद तो डील नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्टॉक भिजवा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम कहाँ कवर कर लेते हैं? डीलर में। इंपोर्टर जो बाहर से सामान मंगाता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर भी आ गया, ठीक है, क्योंकि वो बाद में सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, ओके। अदरवाइज डिलीवर्स एनी वेट एंड मेजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम टू एनी पर्सन अदर देन अ डीलर, इसलिए उसको डीलर में कवर कर रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसी ना किसी को पास ऑन कर रहा है अपना मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट मतलब सबको पता है, कोई भी चीज बाहर बाहर बेचना। इंपोर्ट मतलब कोई भी चीज बाहर से इंडिया में लाना। लेबल मतलब कोई भी चीज रिटन, स्टैम्प्ड, मार्क्ड, ठीक है, ग्राफिकली आपने प्रेजेंट किया उसको हम लेबल बोलते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब हमने देखा है विच ट्रीट्स यूनिट्स ऑफ वेट्स, ठीक है, एंड मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ वेटमेंट्स एंड मेजरमेंट्स एंड वेइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यूनिट्स, मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीन वर्ड हमें याद रखना है। यहाँ लिखना है तो लिख लो, यूनिट्स, मेथड्स, ये यूनिट्स एंड मेथड्स ऑफ वेटमेंट एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो कवर करते हैं टेक्निकल, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें, ठीक है, मतलब उन उस कंसर्न से बनते हैं वो, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल। लेजिस्लेटिव वर्ड था ना। And have an object of ensuring public guarantee from a point of view of security and accuracy of weights and measurements। तो इस लीगल मेट्रोलॉजी की डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने बहुत बार मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। क्या होता है मैन्युफैक्चरर्स? जो बनाता है, असेंबल करता है, जो खुद का मार्क लगाता है। ये 3 पॉइंट्स पढ़े, परफेक्ट, ठीक है। इसमें कैसा है, एक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। अब एक जो एक आध पार्ट बस बनाता हो, ठीक है, मतलब पूरा वेट्स एंड मेजर्स है। एक वो स्टैंडी, पता है स्टैंडी आता है जिसमें अपन खड़े होकर वेट देखते, पर एक्चुअली में बोरों का वेट चेक करने होता है, ठीक है। तो अब हो सकता है कोई सिर्फ उसका एक पार्ट बनाता हो जो ऊपर रॉड लगती है सिर्फ वो, तो उसको भी हम मैन्युफैक्चर में कवर कर रहे हैं। देखो लिखा है वेट मैन्युफैक्चर वन और मोर पार्ट्स एंड अक्वायर्स अदर पार्ट्स। सिर्फ एक पार्ट मैन्युफैक्चर करता है, बाकी बाहर से लेता है और उसके बाद उसको असेंबल करता है, और एक वेट एंड मेजर्स बाहर डील करता है जिसमें उसको भी हम मैन्युफैक्चर में कवर कर रहे हैं। तो हमने असेंबल पढ़ा है ना, तो एक हो गया जो खुद एक आध पार्ट बनाता है और फिर बाकी चीजें असेंबल करता है, ठीक है। एक हो गया जो पूरा वेट्स एंड मेजर्स खुद बनाता है। एक हो गया कि भाई कोई पार्ट नहीं बनाता है, बस सिर्फ असेंबल करता है। इसमें एक नया पॉइंट है बस। और लास्ट है पुट्स और कॉजेस टू बी पार्ट हिज ओन मार्क फॉर द कंप्लीट वेट एंड मेजरमेंट। फिर एक कोई पर्सन जो अपना मार्क लगाता है, उसके बाद फिर उस पर डील करता है। तो मैन्युफैक्चरर पूरा या वन और पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर, और फिर असेंबल्स और पुट्स हिज मार्क, ठीक है। अब प्रोटेक्शन आगे वर्ड आएगा बार बार। तुमको क्या लगता है एक्ट में प्रोटेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? लीगल मेट्रोलॉजी किससे प्रोटेक्ट कर रहा है वो आपको? नॉन स्टैंडर्ड वेट्स के हिसाब से, ठीक है। जो मेजरमेंट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, उसके अगेंस्ट हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो इसलिए प्रोटेक्शन की डेफिनेशन दी है। तो प्रोटेक्शन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रीडिंग ऑब्टेन फ्रॉम द वेट एंड मेजर्स। रीडिंग मतलब जब कोई चीज एक वेट बताता है तो आप रीड करते हो, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एनी स्टेप विच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू सेफगार्ड द वेलबींग और एनी ह्यूमन बीइंग, well-being of any human being or animal। तो basically protection against these non-standard weights to human being या फिर animal, to protect any commodity, vegetation or thing where individually or collectively,
ठीक है, तो एक कमोडिटी या फिर पूरा कलेक्शन ऑफ कमोडिटी, उसमें अगर नॉन स्टैंडर्ड वेट है, रीडिंग आपको कोई गलत ना बताए, इसलिए हम प्रोटेक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। प्री पैक्ड कमोडिटीज क्या लगता है क्या होंगी? कुरकुरे चिप्स पहले से पैक होके आते हैं। दाल वगैरह भी कई बार मैन्युफैक्चर होके सील होके आ जाती है आपके पास, आप अंदर जाके झांक नहीं सकते कि कितनी क्वांटिटी होगी, इसलिए वो एक डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि आगे हम वर्ड यूज करेंगे। प्री पैक कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विथ which without the purchaser being present is placed in a package, ठीक है, by whatever nature whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity। समझ आ गया सबको? ऐसी एक कमोडिटी जब परचेजर उससे लेने जा रहा है तो उसको पता ही नहीं अंदर कितना क्वांटिटी है, एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, भैया ये ले जाओ, ये 75 ग्राम्स का ही है, ठीक है। अब इसकी पर्सन की डेफिनेशन अलग है। हाँ, वही प्री पैक कमोडिटी, पहले से जो पैक्ड कमोडिटी है। हाँ, कुरकुरे भी उसने सही एग्जाम्पल दिया था, दैट इज अ प्री पैक कमोडिटी। अगर आप जनरली लेने जाओगे कुरकुरे तो आपको खाली कुरकुरे नहीं मिल रहे हैं ना कहीं से कि अभी हम मेजर करके आपको ये देखिए कुरकुरे का पैकेट, नहीं, आपको एक प्री पैक्ड पहले से पैक की हुई कमोडिटी जिसमें क्वांटिटी पहले से लिखी है उसको हम प्री पैक्ड कमोडिटी कहते हैं। जो खरीदने वाला है वो जाके मेजर नहीं कराता है उसको। कुरकुरे लेने के बाद भैया को बोलते हो कि इसका वेट चेक करो, इसमें से खोलो, इसमें से प्रोडक्ट्स निकालो और बताओ कि सही है कि नहीं, नहीं ना, तो वो एक प्री कमोडिटी है, प्री पैक कमोडिटी जिसमें उसकी क्वांटिटी पहले से डिटरमाइंड है, ठीक है। हम एक्चुअली ना, क्या हो गया जी, पूछो ना। जैसे कोई चीज खराब हो गई है, ठीक है, दूध बेचने वाले का जो लीटर है वो खराब हो गया है, ठीक है, उसका हैंडल टूट गया है, उसने देखा कबाड़ी में, ठीक है, उसने वो उठाया, ठीक है, और वहां पे जो लोहा है उसको जोड़ने के लिए उसने आग लगाई, जो भी वो मशीन चलाता है, उसके बाद वही चीज को उसने बना दिया। अब वो वेट्स एंड मैनेजमेंट में उसने साक्षी का ठप्पा लगा दिया, ये मेरा ब्रांड है, बेचो, ठीक है, तो एज पर स्टैंडर्ड ही था उसका। हिंदू अनडिवाइडेड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एवरी डिपार्टमेंट, इसकी डेफिनेशन अलग है, हाँ इसीलिए बता रही हूँ। एवरी डिपार्टमेंट और ऑफिस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड, मतलब गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट या कोई ऑफिस, कोई लोकल अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, कोई अंडर के एक्ट, कोई एक्ट के अंदर हो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो भी कोई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, और एवरी अदर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। एक्चुअली सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट भी स्टेट मैटर होता है, एक मेन एक्ट बता दिया और बाकी स्टेट वाइज अलग 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 एक्ट्स है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी, ट्रस्ट, ये तीन चीजें याद कर लो। उसके बाद कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर लोकल अथॉरिटी और एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट का है, और फिर डिपार्टमेंट और एचयूएफ, ठीक है, सारे गवर्नमेंट वाली चीजें ही कवर कर रहे, और रजिस्टर्ड, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रेमाइसिस, क्या लगता है प्रेमाइसिस क्या होंगे? हाँ, जहाँ पे वो बिजनेस करता हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चर करता हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि भाई किसी के भी प्रेमाइसिस में एंटर हो सकता है, तो प्रेमाइसिस मतलब पता होना चाहिए, इसलिए डेफिनेशन में दिया है कि प्लेस जहाँ पे वो कोई बिजनेस या ट्रांजेक्शन कैरी कर रहा हो, कोई वेयर हाउस या गोडाउन जहाँ पे वो अपना माल रखता हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे वो ये सिर्फ यही रखता हो कि ये मेरा जनरल ऑफिस है, यहाँ पे मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता हूँ, उसको भी हम प्रेमाइसिस बोलते हैं। ड्वेलिंग हाउस मतलब किसी को पता है? एक हाउस का जब डुअल पार्ट हो कि एक पार्ट ऑफिस है एक पार्ट घर है, तो आपके ड्वेलिंग हाउस को भी हम प्रेमाइसिस बोलेंगे। उसके बाद अ व्हीकल और वेसल और अदर मोबाइल डिवाइस विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रांजेक्शन, अगर आप फोन से भी अगर कोई डिवाइस कोई ट्रांजेक्शन करते हो, या कोई गाड़ी से आप वेइंग एंड मेजरमेंट्स लेके जाते हो, कोई गाड़ी में भी रख देते हो, तो फिर उसको भी हम कहाँ कवर कर रहे हैं? प्रेमाइसिस की डेफिनेशन, सिर्फ इस एक्ट में। पर चला मोबाइल को बोल दो ये तो प्रेमाइसिस है, ठीक है। एक्चुअली हम इंटरनेशनली भी डील करते हैं ना इसमें, इसके लिए उन लोग इस चीज को प्रेमाइसिस कवर कर, भाई मेरा काम तो सारा फोन से हो जाता है, तो फोन आपका प्रेमाइसिस है। रिपेयरर, अगर आपके, अच्छा रिपेयरर को भी ना वो होना चाहिए, उसके पास भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो इस चीज का रिपेयरर है,
वेट्स एंड मेजर्स के। जैसे हम देख रहे हैं ना, OIML सर्टिफिकेट आप यूज करते हो, ले सकते हो, कहीं कहीं आपसे गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी फॉर वेट्स एंड मेजर्स। तो आप अगर रिपेयरर हो तभी भी आपको अप्रूवल कई बार लेनी पड़ती है कि मैं वेट्स एंड मेजर्स को रिपेयर करके देता हूँ। रिपेयरर मीन्स अ पर्सन हु रिपेयर्स द वेट्स एंड मेजर, इंक्लूड अ पर्सन हु एडजस्ट, cleans, lubricates, paints any weights and measures and render any other service with to such weights and measures to ensure that weights and measures conform with the standard established by under this act। ठीक है, क्यों रिपेयर क्यों नहीं करके देता? जैसे फसाए के लिए मैं बोला फूड लाइसेंस चाहिए, फसाए होता है, वैसे ही कई बार अगर आप वेट्स एंड मेजर्स में डील करो तो आप पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो हो सकता है कोई ऐसे वेट्स एंड मेजर्स को आप आगे हम पढ़ेंगे बच्चे, रिपेयर वर्ड आएगा, ठीक है। हो सकता है कि जब आप रिपेयरर हो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स तो आपकी यहाँ है क्या कोई, तो जब कोई वेट्स एंड मेजर्स का रिपेयर करता है तो उसको भी एक ऑथराइज्ड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं रिपेयर करता हूँ, ठीक है। कैसे पता चलेगा हमको कि इसको बना के कौन देगा? जैसे मैन्युफैक्चरर है वैसे रिपेयरर को भी कराना पड़ेगा। सेल मतलब पता है, तो वेट्स एंड मेजर्स को बेसिकली बेचना, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा है ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निटिव एक्सप्रेशंस, यानी किसी भी चीज के कनेक्शन में, ठीक है। मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी वेट और मेजर्स और अदर गुड्स बाय वन पर्सन फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या कमीशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। बेसिकली आप वेट्स एंड मेजर्स किसी प्रोडक्ट को वेट करके बेचने की बातें कर रहे हो तो वो सेल है, किसी कोई भी चीज ट्रांसफर करना फॉर कंसिडरेशन, इसका वर्ड अंडर। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? मॉर्टगेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज, प्लेज, सच वेट और मेजर और अदर गुड्स। मतलब ये चीज आपने गिरवी वगैरह पे ली है तो वो हम सेल में ऑब्वियसली कवर नहीं करेंगे, ठीक है। सील मतलब जब्त विद स्कूल सील जो तुम लोग लगाते हो यार, CS बन जाओगे तो CS की सील बनवानी है और साइन करते टाइम सील लगानी है, ठीक है, अभी बनवा लो। मीन्स a device or process by which stamp is made includes any wire or other accessory by which, आजकल तो बिना वायर, पहले होता था एक्चुअली वायर, आप जाते थे वायर के थ्रू आपकी सील बनती थी और फिर वो वायर वाला उठा के आपके नाम की सील कर देता था और आपको प्लग इन करना पड़ता था पहले। अब आपके पास एसेसरी आ गई है, लेके घूम सकते हो आप, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है। अब स्टैम्प में देखो क्या लिखा है, मीन्स अ मार्क, ठीक है, impressing, casting, engraving, etching, branding, affix, pre-estrate paper, seal और other process। देखो ये सील और मार्क क्यों पढ़ रहा है? जब आपके वेट्स एंड मेजर्स है उसमें आपकी सील लगती है, ठीक है। स्टैम्प अगर हो गया आपके वेट्स एंड मेजर्स में, कैसा स्टैम्प? ऐसा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, गुजरात स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, ये एक तरीके का आपने अगर अपने वेट्स एंड मेजर्स में या अपनी दुकान के वहां पे लगा दिया तो आपकी वेट्स एंड मेजर्स स्टैम्प्ड है कि आप इस प्रोविजंस के अंडर कवर होते, लगा रहता है। बहुत जगह तुम लोगों ने देखा होगा, ये गुजरात का है कभी ध्यान से देखना, तुम सिर्फ कुरकुरे लेने जाती हो, कुछ और लेने जाओ तो दिखेगा, मशीन्स में ही होगा ये। कुरकुरे अपन वेट्स एंड मेजर्स नहीं करते ना, जो चीज अपन जब दाल वाल लेने जाओगी ना तो हो सकता है उसमें हो, ठीक है। दिल्ली में डेयरी में, हाँ, दूध के प्रोडक्ट्स मेजर होके ही मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज का स्टैंप अगर आप पे लग जाए कि आपका वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, उस चीज का स्टैंप क्या हो गया? चलो, क्या सर्टिफाइंग दैट सच, ये स्टैम्प किस चीज के लिए है? सर्टिफाइंग दैट सच वेट और मेजर्स कंफर्म टू स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय और अंडर दिस एक्ट, इंडिकेटिंग एनी मार्क विच वाज प्रीवियसली मेड देयर ऑन, सर्टिफाइंग कुछ नहीं, पहले से अगर आपके पास कोई मार्क है या अब हमने नया टाइप का मार्क आप में लगा के दिया कि आपका वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, उस चीज का स्टैंपिंग कराते हो। आगे हम पढ़ेंगे कि सील स्टैंप होने चाहिए आपके वेट्स एंड मेजर्स, इसलिए स्टैंप की डेफिनेशन यहाँ पे बताइए। सील साइन के ऊपर लगता है, दैट इज अ थिंग दैट इज योर सिग्नेचर। स्टैंप जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी है, स्टैंपिंग हम कराते हैं हर चीज में, शेयर ट्रांसफर करोगे तो स्टैंपिंग, अग्रीमेंट करोगे तो स्टैंपिंग, तो स्टैंप कौन देता है? गवर्नमेंट का ही होता है उसमें। फिर नोटरी कराते हो तो स्टैंप गवर्नमेंट के उससे आता है। सील तो जब तुम साइन कर रहे हो तो सील हो गया, ठीक है। उसमें भी लिखा है डिवाइस और प्रोसेस बाय विच स्टैंप इज मेड। सील एक तरीका है, एक डिवाइस है जिससे आप स्टैंप कर रहे हो, और स्टैंप एक चीज है
जो करने के बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड और वेट्स और मेजर स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफाइड है। यहाँ पे ये डेफिनेशन है बच्चे, ठीक है। जनरल सील और स्टैम्प मतलब स्टैम्प पेपर्स आते हैं, स्टैंपिंग करते हैं हम, टिकट्स लगाते हैं, ठीक है। और सील यानी साइन के ऊपर जो सील लगाते हैं, ठीक है। तो वो जिससे हम सील लगाते हैं वो डिवाइस को यहाँ पे बोला है कि वो सील है। अब जो आप स्टैंप लगा रहे हो, तो जो स्टैंप आप लगा रहे हो वो गवर्नमेंट का सर्टिफाइड वेट्स एंड मेजर्स है, उसको हम इस एक्ट के अंदर स्टैंपिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा है स्टैंप में कि मीन्स अ मार्क मेड बाय इम्प्रेसिंग, कास्टिंग, एनग्रेविंग, एचिंग, एचिंग यानी यही जो गोल्ड प्लेटेड जो बना है ना वो, ठीक है। इम्प्रेसिंग यानी आपने कुछ चीज टाक दी, एनग्रेविंग यानी अटैच कर दी, ठीक है, ड्रॉ कर दी, एनग्रेविंग वो भी होता है, ठीक है, कि हाथ से किसी ने बोल दिया कि सही है। ब्रांडिंग, अफिक्सिंग प्रीस्टेड पेपर सील, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, फॉर सेल, परचेज, एक्सचेंज और फॉर एनी अदर पर्पस, और असेसमेंट ऑफ एनी रॉयल्टी, टोल, ड्यूटी और अदर ड्यूज, मतलब आपने किसी को ये चीज दे दी, अपने रॉयल्टीज आपको कहीं से मिलने वाली थी, कोई टोल चार्जेस है वो आपने उसको दे दी, असेस कर दी, उस पर्सन को दे दी। और फिर द असेसमेंट ऑफ एनी वर्क डन, वेजेस ड्यू और सर्विसेज रेंडर्ड, ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई चीज बनाई है तो उसका कॉपीराइट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मार्केट में वो देनी है तो आप उसकी रॉयल्टी चार्ज करोगे, तो वो ट्रांजेक्शन्स हो गए ना कि आपने उसकी रॉयल्टी चार्ज की। असेसमेंट ऑफ एनी वर्क डन, आपने कोई किया, उसके बाद कोई लेबर ने कोई काम किया आपके अंदर, आपने उसको वेजेस दी, तो वो भी एक ट्रांजेक्शन। वेरिफिकेशन यानी वेरीफाई कर देना कि स्टेट्स और मेजरमेंट्स आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। तो इन रिलेशन टू एनी वेट और मेजर, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, चेकिंग, टेस्टिंग, एडजस्टिंग दैट सच वेट्स और मेजर्स आर व्यू, इंश्योर करते हैं द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट और नॉट। तो वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन कोई अथॉरिटी जाके करेगी ना, हाँ ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है, तो कंपेयर करेगी दूसरे प्रोडक्ट से, टेस्ट करेगी, एडजस्ट करेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, चेक करेगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन। ये हो गए हमारी डेफिनेशंस। अब ये स्टैंडर्ड्स और वेट्स जो है ना, स्टैंडर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स, इसमें क्या है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो 4 से लेकर 12 तक इसमें सेक्शंस है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स और वेट्स में 4 से लेकर 12 तक। 4 वाला बोल रहा है कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन मेट्रिक सिस्टम। ये जो हमने ये देखे थे ना, ये सारी चीजें, ये बता रहा है मेट्रिक सिस्टम यानी मीटर वाला, ठीक है। कहाँ गया, सेक्शन 5 बोलता है बेस यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, मतलब प्रोवाइड्स द बेस, क्या होगा, जो मेजरमेंट्स ऑफ मेजर्स और वेट्स है उनका बेस क्या होगा, केजीज होगा, क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 बोलता है कि नंबर्स में होगा, यूनिट्स ऑफ न्यूमरेशन। सेक्शन 7 बोलता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एक अलग स्टैंडर्ड बता दिया। सेक्शन 8 बोलता है कि वेट्स एंड मेजर्स और न्यूमरिकल। सेक्शन 9 रेफरेंस, सेकेंडरी एंड वर्किंग स्टैंडर्ड, सब बता रहा है। फिर सेक्शन 10 डील्स विद यूज एंड मेजर्स ऑफ पर्टिकुलर पर्पस, मतलब दूध इसी से ही देना, चावल सिर्फ इसी से ही देना, उसका पर्पस बता दिए, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में नीचे डिफाइंड है सेक्शन 4 से 12। फिर सेक्शन 11 कंटेन्स प्रोहिबिशन ऑफ कोटेशन अदरवाइज देन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब कोई चीज आपने अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स और यूनिट्स की है तो उसको प्रोहिबिट करना। अब देखो सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 9, 10 नहीं है इधर। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हमको सिर्फ रीड करना है एक बार, ओके। सिर्फ बताया है कि क्या स्टैंडर्ड्स और वेट्स है, कि फोर्थ वाला मेट्रिक सिस्टम में होना चाहिए बेस्ड ऑन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर फिफ्थ वाला इलेक्ट्रिक करंट, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकंड के हिसाब से होना चाहिए। पूरा वाला जो फिफ्थ है ना, बेस यूनिट लिखा है सेक्शन 5 बेस यूनिट, तो किस चीज का क्या बेस होना चाहिए भाई, मास का किलोग्राम बेस होना चाहिए, टाइम का सेकंड बेस होना चाहिए, स्पीड का मीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 6 की न्यूमरेशन में डोमिनेशन कैसे रिटर्न होना चाहिए। सेक्शन 7 बेस यूनिट्स, वापस वही आया है कि उनके स्टैंडर्ड्स कहाँ पे डिफाइंड है इस एक्ट के अंदर। एक बार ये पूरा रीड कर लेना, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना कल, ठीक है। नहीं करेंगे किसी ने बोला, चलो
लास्ट वाला था कि प्रोहिबिट करता है कि अगर आपके वेट्स और मेजर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो हम उसको अलाउ नहीं करते। अब अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। इसमें कौन कौन है? डायरेक्टर है एक मेन पर्सन, एक कंट्रोलर है और एक मेट्रोलॉजी ऑफिसर है। ठीक है, तो अब इसको अपॉइंट करने की पावर एज यूजुअल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर एम्प्लॉयज। सबसे पहले पैराग्राफ में यही दिया हुआ है। ठीक है, अदर एम्प्लॉयज फॉर एक्सरसाइजिंग पावर एंड डिस्चार्जिंग ड्यूटीज कन्फर्ड इम्पोज। भाई जो हमने ड्यूटी बोली है वो आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए हम कौन कौन अपॉइंट कर रहे हैं? डायरेक्टर, एडिशनल, जॉइंट, डेप्यूटी, असिस्टेंट। वही चीज जो हम हर बार पढ़ते हैं, पर हमने ये चीज डायरेक्टर जनरल के लिए पढ़ी थी, अभी हम सिर्फ डायरेक्टर देख रहे हैं, तो वहां कंफ्यूज मत होना। जो डायरेक्टर और एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट हुआ है शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोकल लिमिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशंस, जो भी स्पेसिफाइड है। एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर आता है टॉप पे, उसके नीचे कौन है? लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। उनको सच पावर्स और फंक्शन परफॉर्म करने जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। अब द डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड एवरी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर ऑथराइज्ड है टू परफॉर्म एनी ड्यूटी, ठीक है, और अंडर एनी एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। इनको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक सर्वेंट इंडियन पीनल कोड के अंदर, मतलब ये लोग भी कवर होते हैं। इनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं होगा अगर इन्होंने चीजें गुड फेथ में करी हैं तो। ये चीज हमने कल समझी थी, तो वही पॉइंट लिखा है कि अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी काम किया है गुड फेथ में जिससे किसी को हार्म हुआ है या लाइकली टू कॉज एन हार्म, तो हम आपके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो चीज गुड फेथ में करी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन एज मेड स्पेसिफाई बिहाफ डेलीगेट कर सकता है सच पावर्स ऑफ द डायरेक्टर टू कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, अभी तक हमने देखा था डायरेक्टर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स। अब जो लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे हैं, उसके डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी लगेगा कि डायरेक्टर बहुत बिजी है, उसके एडिशनल, डेप्यूटी, असिस्टेंट और नॉर्मल डायरेक्टर भी बिजी हैं, तो वो चाहे तो उसकी पास एक कंट्रोलर को डेलीगेट कर सकता है। नहीं, अब अलग से पर्सन आता है, डायरेक्टर की पार्ट उसको डेलीगेट हम कर सकते हैं। डेलीगेट मतलब उसको भी ये पार्ट दे सकते हैं। डायरेक्टर के अंदर लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स है और वो जॉइंट, एडिशनल और वो सारे लोग वो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे अभी अगर मैंने नॉर्मली एक वो बनाया था डोम जैसा कि मैं बोलूंगी इसको 1 किलो और इसको, अब मैंने इसमें डील करना चालू कर दिया, तो मुझे पकड़ेगा कौन? मेरे सर्च एंड सीजर कौन करेगा? ये लोग। ठीक है, अभी हम देखेंगे ना कि फंक्शंस क्या है इनके। ये जो हम डेलीगेशन कर रहे हैं ना टू कंट्रोलर, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं कि भाई मुझे लगता है कि यार लोगों को अभी और जरूरत है, डायरेक्टर की पावर कंट्रोलर को भी दो, तुम अपने स्टेट में ये काम करो, जो आगे हम फंक्शंस देखेंगे। तो बेसिकली आपका मेन फंक्शन और पावर है टू चेक कि वेट्स एंड मेजर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, क्या प्रोहिबिट? प्रोहिबिट तो गवर्नमेंट यही है ना बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया ना। अभी बच्चे जो मैंने बनाया है डोम वाला, ये मैंने अगर अप्रूवल नहीं ली, वहां लिखा है अगर कोई नया मॉडल बनाते हो तो आपको अप्रूवल लेनी है, अगर आपने अप्रूवल नहीं ली तो मुझे पकड़ेगा कौन? डायरेक्टर, कंट्रोलर या लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रहा है? ये अभी देखो 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 देखो, ये आ गई पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ये पूरी स्टोरी सोच चुकी है कि क्या हो गया। देखो नम्रति है, नम्रति की शक्ल बनाते हैं। ठीक है, ओके।
ऑफेंसिव मत होना, ठीक? नहीं बनाओ, अपनी भी बना देती हूँ, ठीक है? मेरी भी है, किसी को बुरा नहीं लगे। ये नम्रति है, ये साक्षी है, ठीक है? अभी मैं हूं ऑफिसर, नम्रति है लीगल मेट्रो मतलब वेट्स एंड मेजर्स की मैन्युफैक्चरर। इसने एक नया मॉडल बनाया है, ठीक है? इसने एक नया मॉडल बनाया है कि ये वाले से भैया आप 1 किलो नाप सकते हो राइस। ये मेरा नया मॉडल है। तुमको आके ऑफिसर मतलब यहाँ पे समझ लो डायरेक्टर, यहाँ कंट्रोलर, हम आगे देखेंगे कौन अप्रूव करता है, ठीक है? डायरेक्टर, कंट्रोलर या फिर इन्हीं के एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी सब। इसको आके मुझसे अप्रूवल लेनी है कि सर मैंने ये बनाया है, मैम मैंने ये बनाया है, ये 1 kg का नापतोल कर सकता है, ठीक है? मैंने अप्रूव कर दिया, तो ये इसमें डील कर सकती है, ये ऐसे और प्रोडक्ट्स बनाएगी और बेचेगी मार्केट में, ठीक है? इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के एक पर्सन से अब मिल गई है। तो गवर्नमेंट कौन है? ये ऑफिसर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे ऑथराइज किया है फॉर सच एक्टिविटीज की आपको ये पावर है, आपको ये फंक्शन है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे तुम्हारा ये सही नहीं लगा, नॉट अप्रूव, ठीक है? नॉट अप्रूव, तुम वापस चली गई, तुम रोने लग गए, अरे यार मेरा तो इतना अच्छा मॉडल रिजेक्ट हो गया, तुम्हें आ गया गुस्सा, ऐसे कैसे रिजेक्ट किया? मैं तो डील करूंगी, मुझे पता है ये 1 किलो सही मेजरमेंट है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तुमने इसमें डील करना चालू कर दिया, तुमने ये आयुष को बेचना चालू कर दिया, ठीक है? आयुष की मैंने शक्ल नहीं बनाई है, आयुष को तुमने बेचना चालू किया, मैंने पकड़ा तुमको कि जब मैंने तुम्हारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बोला था नहीं है, तो तुम्हें किसने पकड़ा? यही ऑफिसर ने। ये तुम्हारे प्रेमाइसेस में एंटर हुआ, सर्च लिया कहाँ है वो वाला डोम वाला, तो तुम देखा मैंने, तुमने इतने सारे मैन्युफैक्चर्स कर रखे, मैंने सब सीज कर दिया कि ये तुम बेचना अलाउड नहीं है, ठीक है? आगे हम ये सब इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, मैंने अभी से ये स्टोरी बता दी। चलो, ये अभी भी नहीं आया, अब नहीं आया तो फिर चलो अभी आगे और एक और बार आएगा, ठीक है? चलो, अब हमने देखा कि डायरेक्टर की पावर्स हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसको किसको? डायरेक्टर की पावर्स हम डेलीगेट किसको कर? कंट्रोलर, वेरी गुड। तो अभी जो कंट्रोलर अपॉइंट हुआ है ना बच्चे, उसके लिए भी आ गया कि ये जो अपॉइंट करेगा ना स्टेट गवर्नमेंट, अब कंट्रोलर को कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके लिए भी वो एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट और इंस्पेक्टर एंड अदर एम्प्लॉयज फॉर द स्टेट फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग ड्यूटीज कंफर्म्ड इम्पोज्ड ऑन हिम, जैसा हमने बोला है फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो अब कंट्रोलर अपॉइंट किया किस लिए? हर एक स्टेट के लिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, तो एडिशनल डेप्यूटी जॉइंट असिस्टेंट कंट्रोलर भी अपॉइंट कर सकता है, कि इंस्पेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है और अदर एम्प्लॉयज भी अपॉइंट कर, जैसा उनको ठीक लगे। अब आ जाओ पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। तो एक्ट ने कंफर्म की है इंस्पेक्शन की पावर डायरेक्टर को, कंट्रोलर को और एनी लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। जी इंस्पेक्ट करेंगे कि आपका जो वेट्स एंड मेजर्स है वो एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। इफ रीजन टू बिलीव, अगर उनको लगता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, अगर ही हैज अ रीजन टू बिलीव या फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली है एंड टेकन डाउन इन राइटिंग और फ्रॉम हिज पर्सनल नॉलेज या फिर अदरवाइज, चार चीजें, कोई बाहर से इंफॉर्मेशन मिली है या उसके पास रीजन टू बिलीव है या उसने खुद ने लिखित में लिख ले मिला है या फिर उसको पर्सनल नॉलेज के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन की जरूरत है, दैट एनी वेट और मेजर और अदर गुड्स इन रिलेशन विच ट्रेड एंड कॉमर्स हैज टेकन प्लेस इज इंटेंडेड टू टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट हैज अपीयर्ड। आपने ऐसा कोई चीज की है जिससे वो ऑफेंसिव है, ठीक है, वो एक्ट के हिसाब से ऑफेंस है, तो यहाँ आपने वो लाइकली टू भी की है या कमिट कर दी है या होने वाली है। इधर केप्ट और कंसील्ड इन एनी प्रेमाइसेस और इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था व्हीकल और वो सब भी प्रेमाइसेस में कवर होते हैं। तब हम आपके इंस्पेक्शन के लिए कौन है? डायरेक्टर, कंट्रोलर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर। कब उनको लगता है कि इंस्पेक्शन करना है? या जब खुद को लगे या कोई इंफॉर्मेशन मिले या टेकन डाउन इन राइटिंग या पर्सनल नॉलेज, ठीक है, मतलब रीजन टू बिलीव है पहला, कोई रीजन मिल गया हो जानने के लिए या फिर the powers include entry of the premises at any reasonable time, ठीक है।
इनटू सच प्रेमाइसेस इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है कि वेट्स और मेजर्स और अदर गुड्स जो हमने ऊपर पढ़े कि वो उसमें डील कर रहा है वो एज पर स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है। इसके पास ऑल्सो पावर है टू सीज एनी वेट मेजर और एनी अदर गुड, एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट और आर्टिकल, अगर उसको रीजन टू बिलीव है, पर्सनल नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, अगर उसको एविडेंस मिल गया है इस चीज का कि हाँ हम इस वेट्स और मेजर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको सीज कर देंगे। वेयर एनी गुड्स सीज्ड आर सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके, हमने कल भी देखा था, अगर वो चीज खत्म होने वाली है तो डायरेक्टर, कंट्रोलर और लीगल ऑफिसर उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे हमने पहले देखा था कि बेच के या फिर पब्लिक ऑक्शन करके हम कर रहे थे, इसमें वो चीज मेंशन नहीं है। एवरी सर्च एंड सीजर मेड अंडर दिस एक्ट वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से ही होगा। देखो हमने क्या पढ़ा, पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर। तो किसके पास पावर है, डायरेक्टर, कंट्रोलर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, ये तीनों के पास है कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब इस इंस्पेक्शन की पावर में उनके लिए है कि वो सीज भी कर सकते हैं। इंस्पेक्शन कब करेंगे, जब उनको कोई रीजन टू बिलीव है, कोई पर्सनल नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है, टेकन डाउन इन राइटिंग, इन चार चीजों का उनको लगेगा तो वो जाके इंस्पेक्शन करेंगे। क्या इंस्पेक्ट करेंगे, कोई वेट और मेजर सही है कि नहीं है, एट एज पर स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है। प्लस जब वो इंस्पेक्शन करेंगे, वो चाहे अगर उनको लगता है तो वो सीज भी कर देंगे। सीज क्यों करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है इस एक्ट के हिसाब से उस पर्सन ने ऑफेंस किया है जो कि पनिशेबल ऑफेंस है। आगे हम देखेंगे कि क्या ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने सर्च पढ़ लिया, सीजर पढ़ लिया, फोर फीचर यानी जब्त कर लेना। पहले हमने इसके पहले क्या वर्ड पढ़ा था, सीजर, और पुराने एक्ट कॉन्फिस्केट करना, ठीक है। इधर पे वर्ड दे दिया है फोर फीचर, मतलब हमेशा के लिए आप अपने पास उसे रख लेते हो। एवरी नॉन स्टैंडर्ड और अनवेरिफाइड वेट, ठीक है, जो वेरीफाइड नहीं है, हमने बोलते ना अप्रूवल लेनी है, वेरिफिकेशन वर्ड पढ़ा था, ठीक है। तो जो वेरीफाइड नहीं है, एवरी पैकेज यूज्ड इन कोर्स और इन रिलेशन टू एनी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सीज्ड अंडर सेक्शन 17, जो ऊपर हमने सीज के, शैल बी लाइबल टू forfeited टू द स्टेट गवर्नमेंट। However, such unverified weight or measure shall not be forfeited to state if person to whom such weight and measure was seized gets the same verified and stamped within such time as may be prescribed। जैसे कि हमने सीज किया उसका प्रोडक्ट, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं इसको जाके, उसने एप्लीकेशन दी कि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं स्टैंपिंग करा लेता हूँ, वेरिफिकेशन करा लेता हूँ, तो उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम मिलेगा कि ठीक है तुम जाके टेस्ट करा लो। अगर उसने वो करा लिया तो हम फोरफीट नहीं करेंगे, सीज कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, तो हम उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है तुम एक अपना ले जाओ, जाके वेरीफाई करा लो और स्टैंप करा लो, तो हम उसको प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, मतलब फोरफीट नहीं करेंगे। अब हमने वेरिफिकेशन की भी डेफिनेशन देखी, स्टैंप की भी डेफिनेशन देखी। स्टैंप मतलब जब गवर्नमेंट सर्टिफाई कर देती है कि वेट्स एंड मेजर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है। वेरिफिकेशन यानी जब हम कंपेयर करके, चेक करके अप्रूव कर देते हैं कि आपका प्रोडक्ट सही है, एज पर स्टैंडर्ड्स है, तो आप जाके स्टैंपिंग और वेरिफिकेशन जाके करा के आओ, तो हम सीज प्रोडक्ट्स को फोरफीट नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन राइटिंग, भैया जो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो वेट्स एंड मेजर्स का, अपने रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स प्रॉपरली मेंटेन करो। The record and registers maintained shall be produced at the time of inspection to the person authorized for purpose of inspection। तो जब आपको लगेगा आप ये चीज प्रेजेंट करो, ठीक है, जब इंस्पेक्शन के लिए आए, हमने मांगे रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, तो चुपचाप हमको लाके दो। तो आपको मेंटेन करना एक्ट में लिखा है बहुत जरूरी है, तो अगर आप मेंटेन नहीं करोगे या प्रोड्यूस नहीं करोगे तो पेनाल्टी लगेगी। डिक्लेरेशन ऑन प्री पैक्ड कमोडिटीज, भैया प्री पैक्ड कमोडिटीज कल हमने एक इमेज देखी थी, ये प्री पैक्ड कमोडिटीज है भैया, उसमें सारी चीजें आप इन्फॉर्म करो कि क्या क्या हमने डाला है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्शन, सजेशन, इसको कैसे यूज करना है, क्या आर्ट वर्क, इसमें तो काफी सारी चीजें हैं, इतना सब नहीं रहता है, पर जनरली क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स, वेट, किसने मैन्युफैक्चर बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, व्हेन और कब तक ये रहेगा, वो सब चीजें आपको प्री पैक कमोडिटीज में सही साथ डिक्लेयर करनी है। प्राइसिंग, अब देखो उस डिक्लेरेशन को पढ़ो।
that no person shall manufacture, pack, sell, import, distribute, deliver, or offer, exposes, or passes for sale any pre-packed commodities unless such package is in standard quantities, numbers, and bears thereon such declaration and particulars in such manner as may be prescribed. तो आप प्री पैक्ड कमोडिटीज भी यानी कमोडिटीज यानी कुरकुरे का पैकेट भी ऐसे ही मार्केट में नहीं बेच सकते, उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, क्वांटिटीज और नंबर्स आपके एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में होने चाहिए, ठीक है। एनी एडवर्टीजमेंट any advertisement mentioning the retail sale price of pre-packed commodities shall contain a declaration as to net quantity and number of commodity contained in the package in such form as may be prescribed। मतलब अगर आप एडवर्टीजमेंट्स भी कर रहे हो तो उसमें भी नीचे डिस्क्लेमर में या डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दो कि इसमें इतनी क्वांटिटी आएगी। जब भी वो डब्बी ऐसे दिखाते हैं कि छोटा ऑयल भी मिलेगा और बड़ा ऑयल भी, ऊपर लिख देते हैं कितने लीटर का है छोटा सा। कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट्स अगर तुमको ध्यान होगी कि अगर एक ही प्रोडक्ट की 2-3 साइजेस आती हैं या क्वांटिटीज अलग अलग आती है तो वो बता देते हैं 50 ml ऐसे करके। पूछो क्या पूछ रही हो। जो खराब है, जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, डिस्पोज मतलब उनको हम रिमूव कर देंगे, मार्केट में डील करने नहीं देंगे। कैसे करेंगे वो एज प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें लिखा नहीं है। तो मैंने ये थोड़ी बोला खराब कर देंगे, डिस्पोज ऑफ मतलब जला देंगे उनको, हम फेंक देंगे। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है? तो वो फूड था, वो इसके पहले एसेंशियल कमोडिटीज थी, तो हमने सड़े हुए टमाटर हटा दिए, फेंक दिए, जला दिए। वैसे ही वेट्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका वेट स्टैंडर्ड के हिसाब से वेट्स और मेजर्स नहीं है तो हम उसको जला देंगे, तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसका वापस लोहा बना देंगे, कैसे भी करके डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, गला देंगे। अब देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर इम्पोर्टर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अगर आपने कोई वेट्स एंड मेजर्स आप डील करते हो तो उसके पहले आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। नो पर्सन शैल इम्पोर्ट एनी वेट्स एंड मेजर्स अनलेस ही इज रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर इन सच मैनर ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज मे बी prescribed. No weight or measure, whether singly or as a part of component of any machine, shall be imported unless it is confirmed as the states or standards of weights and measures. तो आपको रजिस्ट्रेशन किससे कराना है? ये याद रखना, रजिस्ट्रेशन विद डायरेक्टर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो। बस इतना ही चीज लिखी हुई है इसमें, ठीक है। या कोई कंपोनेंट भी, कोई पार्ट भी इंपोर्ट कर रहे हो तो डायरेक्टर से रजिस्ट्रेशन पहले करा लो कि भाई ये स्टैंडर्ड्स को कवर करता है। अप्रूवल ऑफ मॉडल आ गया। अगर आपने कोई अपना नया मॉडल बनाया है वेट्स और मेजर्स का तो उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी है। एवरी पर्सन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग एनी वेट और मेजर शैल सीक अप्रूवल ऑफ द मॉडल ऑफ सच वेट और मेजरमेंट्स in such manner on payment of such fees from such authority as may be prescribed। अथॉरिटी में डायरेक्टर, कंट्रोलर और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर है। तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो मॉडल बनाया तो पहले क्या करना है? अप्रूवल लेनी है। हाउएवर सच अप्रूवल ऑफ द मॉडल में नॉट बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट आयरन यानी वही बाट, ठीक है, ब्रास बुलियन और कैरेट वेट। ब्रास बुलियन यानी बता देती हूँ जी, ये ठीक है। हाँ ये ब्रास बुलियन, हाँ ये इसमें पेट्रोल ऐसे पहले डाल के देते थे। हाँ क्या है बच्चों। और ये है बीम स्केल, ये तो देखा है, इसी में तो खड़े हो जाते हैं अपन, ठीक है। तो अगर आप ये चीज बना रहे हो मॉडल, अच्छा मॉडल कब अप्रूवल के लिए नहीं है? अगर आपने कास्ट आयरन या ब्रास बुलियन या कैरेट वेट और बी एनी बीम से लेंथ मेजर्स विच आर ऑर्डिनरी यूज्ड इन रिटेल ट्रेड फॉर measuring textile timber capacity measures not exceeding 20 लीटर in capacity। तो इसको आपके लिए, इस मॉडल को बनाने के लिए अप्रूवल नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में है, आपने सेम चीज कॉपी करके बनाई, कोई नई चीज नहीं बनाई। अगर आप कोई नया मॉडल बनाओगे तो आपको ऑथराइज पर्सन से
अप्रूवल लेने। अगर आप सेम चीज बनाते हो यानी कास्ट बाट को बाट दोबारा बनाया तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि नया मॉडल बनाया है, ठीक है। या फिर आपने ये चीज बनाई है, ठीक है, तो भी अप्रूवल। बीम स्केल बनाया तो भी अब क्यों ये सब ये मेजर करते हैं, टेक्सटाइल्स, टिम्बर और क्या है, कैपेसिटी मेजर्स करते हैं किसी भी चीज की कि इसमें कितना है क्वांटिटी, तब आपको इस चीज की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वो भी उसमें लिखा है नॉट एक्सीडिंग 20 लीटर, इससे ऊपर इससे कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर अप्रूवल लेनी पड़ जाएगी। प्रोहिबिशन मैन्युफैक्चर, रिपेयर और सेल और वेट ऑफ मेजर विदाउट लाइसेंस। मैंने कहा था रिपेयरर के पास भी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वेट्स एंड मेजर्स का मैन्युफैक्चर करते हो या आप वेट्स एंड मेजर्स सेल करते हो या फिर आप रिपेयर करते हो तो आपको क्या लेना है, लाइसेंस। अब लाइसेंस किससे लेना है, कंट्रोलर से। सीजी किसने बोला, no person shall manufacture, repair or sale or offer, expose or possess of for resale, repair or sale any weights and measure unless he holds a license issued by controller. No license to repair shall be required by a manufacturer or repair of his own weight or measure in a state other than state of manufacture of the same. कब लाइसेंस नहीं लगेगा, नहीं वो तो हमने मॉडल हो गया। पढ़ो इंटरप्रिटेशन, हाँ खुद ही चीज का सुधार रहा है, अपने ही स्टेट में डील कर रहा है, दूसरे स्टेट में उस चीज को नहीं बेच रहा है तो उसको लाइसेंस नहीं लगेगा। गुड। प्रोवाइड्स, स्टेट वाली देखो कैसे लिखा है, नो लाइसेंस टू रिपेयर शैल बी रिक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर रिपेयर ऑफ हिज ओन वेट और मेजर। तब लाइसेंस जाके मत लो, इन अ स्टेट, अपने स्टेट में, अदर देन द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द सेम। मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेम बोल दिया है मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर हूं मैं किस स्टेट में हूँ, मध्य प्रदेश में। मैं यहीं बना रही थी, वेट्स एंड मेजर मैन्युफैक्चर करती है, मैंने यहीं पे एक चीज खराब हो गई तो रिपेयर कर दिया। अब मैं रिपेयरर तो नहीं हूं पर मैंने रिपेयर कर दी तो मैं रिपेयरर का लाइसेंस नहीं लेने गई। अब मैं जाके किसी और स्टेट का, मतलब महाराष्ट्र स्टेट का कोई अगर चीज रिपेयर करके दे रही हूँ तो मुझे लाइसेंस की जरूरत है। प्रोवाइड्स फॉर वेरिफिकेशन स्टैंपिंग ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब जब आप बनाओगे तो वेरीफाई होगा, लाइसेंस आपने ले लिया, आपका वेरीफाई होगा और स्टैंप लग जाएगा आपको कंट्रोलर की तरफ से कि आपका वेट्स और मेजर स्टैंडर्ड के हिसाब से है। एवरी पर्सन हैविंग एनी वेट or measure in his possession, custody or control in circumstances indicating such weight or measures is used for any transaction or a protection. अब मैंने घर में वेइंग मशीन रखी है तो मुझे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये चीज आईटेक्स के बाहर लगा दी, आओ 2 रुपए डाल के जाओ, वेट चेक करके जाओ, 2 रुपए डाल, तो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्रोटेक्शन की जरूरत है भाई। अगर तुम 50 kgs के दिखाने चाहते हो, मैं दिखा रही हूँ उसमें 58 kgs, तुम्हारे प्रोटेक्शन के खिलाफ है, ठीक है। तो मुझे उस ट्रांजेक्शन करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है। मैं अगर अपने घर के लिए वेइंग मशीन ला रही हूँ तो मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं है, पर जो चीज इस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिससे मैं खरीदने जा रही हूँ, उसको लाइसेंस की जरूरत है। Before putting such weight or measure into such use, have such measure verified at such place during such hours as controller may by general or special order specific in this behalf on payment of such fees। मतलब कि अगर मैं इसका बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे सब बताना है कि मैं सुबह 8 से 10 रात के 10 बजे तक इस चीज का बिजनेस करूंगी, मैं जबलपुर में विजयनगर में इस चीज का बिजनेस करूंगी, अच्छा मेरे वेट्स एंड मेजर्स वेरीफाइड है, स्टैम्प्ड है, और मैं ये ट्रांजेक्शन करूंगी कि लोग आएंगे अपना वेट चेक करेंगे, मैं उनसे 2 रुपए लूंगी और मैं उनके उनका जो वेट है एज पर स्टैंडर्ड ही उनको बताऊंगी, उनके अगेंस्ट जाके बात नहीं करने वाली हूँ। ये चीज किस में मुझे कवर कर दिया कि कंट्रोलर से मुझे लाइसेंस लेना पड़ जाएगा फॉर ऑल दिस, स्पेसिफाइंग ऑल दिस चीज, और मुझे साथ में कोई एक फीस देनी है, ठीक है। चलो इसके बाद आ गए ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। बेटा बहुत थोड़ी सी पेनाल्टीज हैं यार, खत्म हो गया चैप्टर। ये देखो अच्छे से देख लेते हैं, कल दोबारा पढ़ लेना। पेनाल्टीज है, यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट्स, अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड वेट यूज किए हैं तो कितनी पेनाल्टीज हैं। फर्स्ट ऑफेंस के लिए 25,000, सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए 6 months एंड फाइन। मतलब एक ऑफेंस किया कितने पैसे लगे, 25,000, दोबारा किया जेल जाओ, कितने तक के लिए 6 महीने, और फाइन हम ले सकते। अगर आपने ऑल्टरेशन या टैम्परिंग यानी डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की है या किसी चीज को ऑल्टर करने की कोशिश की है, फर्स्ट ऑफेंस 50,000, सब्सिक्वेंट 6 months टू
एक बार किया तो 50,000, दोबारा वही गलती की तो जेल भेज सकते हैं 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 साल के लिए। सेलिंग नॉन स्टैंडर्ड पैकेजेस, ठीक है, अब पैकेज में सही क्वांटिटी नहीं है तो 25,000 फर्स्ट ऑफेंस, 50 सब्सिक्वेंट ऑफेंस में फाइन लग जाएगा 25,000 विच में एक्सटेंड्स टू 1 लाख, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और बोथ। फिर काउंटरफीटिंग ऑफ सीलिंग, काउंटरफीट यानी काउंटरफीट बताओ, इसमें ना और पेनाल्टीज भी हैं। देखो, नहीं, हमने पहले पढ़ा ऑल्टरेशन एंड टैम्परिंग, ठीक है, टैम्परिंग ऑल्टर ऐसे करना कि किसी पर्सन, टैम्पर करना बेसिकली किसी पर्सन को डैमेज ना हो, ठीक है, तो ऐसे ऑल्टरेशन उसमें लाना कि किसी पर्सन को लग सकती है उस वेट्स एंड मेजर से, या फिर गलत मेजरमेंट्स बताएगा तो उससे वो पर्सन हार्म हो सकता है। काउंटरफीट यानी उसी चीज का डुप्लीकेट बनाना, ठीक है, तो डुप्लीकेट बनाने के टाइम डुप्लीकेशन और बेसिकली सील, झूठी सील लगा देना उसमें, ठीक है, तो वेट्स एंड मेजर्स उसमें सील लगती, स्टैंप लगता है तो गलत सील लगा दी, दिखा दिया कंट्रोलर की सील लगी है या फिर डायरेक्टर की, पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी और वो एक्चुअली उसकी सील नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफेंस में 6 मंथ्स टू 1 ईयर, सब्सिक्वेंट ऑफेंस में 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। इसमें ना 2-3 पेनाल्टीज इस चार्ट में मिसिंग है, तो ये तुम एक बार पढ़ के आना, ठीक है, ये वाली मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है, 3 मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग ऑफेंस सबको पता है, एक साथ कंपाउंडिंग करा लो। ऑफेंसेस बाय कंपनीज में जो हमने कल रीड किया था उसमें यही है कि कंपनीज अगर ऑफेंस करती तो डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स इन चार्ज सब कोई लाइबल होता है, तो ये भी एक बार बच्चे रीड करके आना। वही चीज, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म हो गया। इसमें लिखा है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल। कब है? कल 11th 12th बोला था ना, कल लेना है, ओके, तो कल लेंगे ना टेस्ट, तो मंडे मना किया था।